देखो यार, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। ठीक है, कोई भी गैस है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है। ठीक है, वो कौन कौन से पाथ को फॉलो कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोजेज ऑन द गैस। ठीक है, उसके बेसिस पे बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक कंटेनर थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है। इस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में एक हमने आइडियल गैस फिल की हुई। आइडियल गैस और रियल गैस में मैंने तुम्हें डिफरेंस बता दिया था, क्या बेसिक डिफरेंस है। दिस इज द आइडियल गैस। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक पिस्टन रखा हुआ है। जो इस पिस्टन की कुछ प्रॉपर्टी है वो पहले से मैंने डिस्कस किया है। मासलेस पिस्टन है और फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। ठीक है, इसको हीट देंगे। हीट देने की वजह से इस गैस में जो प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर है, ये इसके इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है। ठीक है, इसको हम पीवी कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं। पीवी कर्व, इसमें ये जो सिंगल पॉइंट है इट रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। ठीक है, ये एक पॉइंट जो सिंगल पॉइंट है ये गैस की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, गैस की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे हीट देंगे इस गैस का प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा। ठीक है, इसकी जो फाइनल पोजीशन है वो बी होगी, P2 V2 T2। ठीक है, अब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो गैस पहुंची है वो किस रास्ते से पहुंची है। एक सेकेंड, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो गैस पहुंची है वो किस रास्ते से पहुंची है। ठीक, वो अलग अलग पाथ हो सकते हैं इसके। ठीक, वो जो पाथ है इन्हें हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब ये जो पाथ कैसा पाथ होगा वो डिपेंड करता है रिस्ट्रिक्शंस क्या है, रिस्ट्रिक्शंस क्या इम्पोज किए हमने उस थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के ऊपर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शंस देयर आर मेनली 4 थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। हमारे पास 4 थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। कौन कौन से? जो पहला है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें क्या होगा, इसमें जो गैस है उसका हम टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखेंगे। और ये आइडियल गैस की हम बात करें, आइडियल गैस की जो इक्वेशन है हमारे पास वो है PV = nRT। n यहाँ पे नंबर ऑफ मोल, R है गैस कांस्टेंट। ठीक है, T यहाँ पे है कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में। दूसरा होगा हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस। थर्ड होगा हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। और जो फोर्थ प्रोसेस है वो है एडियाबैटिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडियाबैटिक प्रोसेस। इस एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान ही हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, क्योंकि यहाँ पे गामा यूज़ होगा। वो गामा होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियोज होगा एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला जो अपना टॉपिक है वो एडियाबैटिक प्रोसेस में ही अपने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो गैस है उसका टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है। उसको हीट दे रहे हैं, हम हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर उसका कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब क्या, कैसे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, कैसे हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। तो ये हमारे पास आइडियल गैस है। इस आइडियल गैस को हम हीट दे रहे हैं क्योंकि हीट की वजह से ही चेंज होगा गैस में। ठीक है, बाहर से कुछ ना कुछ हम इसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, उसकी वजह से इसकी जो पोजीशन है वो चेंज होगी, इसका प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, बट हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। मान लो इसको हमने ΔQ हीट दी, इस हीट की वजह से क्या होगा, इसमें चेंजेस होंगे। इसके प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, मान लो इसका टेम्परेचर T था। अब हमें टेम्परेचर को फिक्स रखना है। टेम्परेचर को फिक्स रखने का मतलब है इसकी इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसकी इंटरनल एनर्जी जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, क्योंकि एक आइडियल गैस है। आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होगा। इसकी इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। अब इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब जो कंप्लीट हमने हीट दी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम देख सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, du + ΔW। du जीरो है, मतलब जो भी हम हीट देंगे वो कंप्लीट इसके वर्क में जानी चाहिए। द हीट गिवन टू द सिस्टम इज कंप्लीटली गोइंग टू इट्स वर्क।
ठीक है, वो कम्प्लीटली इसके वर्क में जा रही है, उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। दैट इज़ फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन। मतलब टेम्परेचर को हम इस टाइप से कॉन्स्टेंट रख सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखने के लिए तो कोई भी सिस्टम है उसका यदि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना है तो हम एक्चुअल में प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा नहीं होगा। टेम्परेचर उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा तभी वर्क होगा, गैस ही वर्क करेगी। लेकिन एक्चुअल में यदि देखा जाए टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो उसका एक और तरीका है, हम उसके चारों ओर हीट बात रख देंगे। एक ऐसा हीट बात रखेंगे जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन्फिनिटी हो। ये हमारे पास थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है। इस सिस्टम के चारों ओर हमने एक हीट बात रख दिया, एक ऐसा हीट बात, ठीक है, जिसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये यार तुम्हें बताना पड़ेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पहले, जिसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो इन्फिनिटिव है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन्फिनिटिव होने का मतलब इस हीट बात का टेम्परेचर है वो फिक्स है। इस हीट बात का टेम्परेचर फिक्स है। इस हीट बात में कितनी भी एनर्जी दे दो और इस हीट बात से कितनी भी एनर्जी निकाल लो, ठीक है, समझ आ रही? इस हीट बात में कितनी भी एनर्जी दे दो और कितनी भी एनर्जी निकाल लो, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला, इसलिए इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन्फिनिट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, वो डिटेल में अपने एडियाबैटिक प्रोसेस में डिस्कस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए या 1 केल्विन राइज करने के लिए हमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। पर यूनिट मास की हम बात करें या पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मोल की हम बात करें, पर मोल की बात करें तो उस गैस को हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन राइज करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट हमें कितनी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर। वो इसे हीट कैपेसिटी कहेंगे, स्पेसिफिक वर्ड बाद में आया, ठीक है। स्पेसिफिक का मतलब भी हम समझेंगे, बस अभी के लिए इतना ही समझ लो, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसको डिटेल में अपने अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हीट बात क्या है? हीट बात एक ऐसा सिस्टम है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन्फिनिटिव है, मतलब इसको कितनी भी हीट दे दो, कितनी भी हीट निकाल लो, इसका टेम्परेचर नहीं चेंज होता। ठीक है, इसका टेम्परेचर फिक्स है तो अंदर जो सिस्टम रखा हुआ उसका टेम्परेचर भी फिक्स होगा। तो इस टाइप से हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं किसी भी सिस्टम का। उसकी एनर्जी कम हो रही है अंदर वाले सिस्टम की तो ये हीट बात उसको एनर्जी दे देगा, यदि उसकी एनर्जी ज़्यादा हो रही है तो हीट बात उससे एनर्जी निकाल लेगा। और इस चीज़ को थोड़ा सा और हम समझेंगे जब हम हीट इंजन पढ़ेंगे। प्रैक्टिकली इस चीज़ को कैसे करें? प्रैक्टिकली या टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पॉसिबल नहीं है, बहुत ही बड़ा टास्क है, लेकिन हम एक तरीका है हमारे पास क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस, हम प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा स्लो करके हम ऐसा कुछ मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन वो भी एग्जैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये टेम्परेचर फिक्स रखने का एक फिनोमिना है। तो बेसिकली टेम्परेचर फिक्स होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, जो कंप्लीट हीट है वो इसके वर्क में जाएगी। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन से हमें पता है PV = nRT। nR तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट हो गया, मतलब PV = कॉन्स्टेंट। PV कॉन्स्टेंट है मतलब P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। अब इसका जो ग्राफ PV कर्व कैसा बनेगा, मान लो जो गैस है वो यहाँ से चलना स्टार्ट करती है P1 V1 से, टेम्परेचर T कॉन्स्टेंट है और ये P1 है हमारे पास प्रेशर और ये वॉल्यूम V1 है। तो गैस है P प्रोपोर्शनल टू V, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाएगा यदि हम टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखते हैं। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा हमारे पास, V2 P2 P2 V2 और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। गैस एक्सपेंड कर रही है, प्रेशर कम हो रहा है, तो इस रास्ते गैस चल रही है A पॉइंट से B पॉइंट तक। ठीक है, इसकी जो स्लोप होगी, स्लोप क्या होगी इसकी जो स्लोप निकाल सकते हो, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दो, dP × V प्लस P dV = 0। कॉन्स्टेंट का जो इंटीग्रेशन होगा 0 होगा, तो dP/dV क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस, एक सेकेंड, सही किया ना, V dP, हाँ पहले P का कर दिया फिर P को कांस्टेंट ले लिया, dP/dV आ जाएगा -P/V। तो ये हमारे पास स्लोप होगी, इस जो ग्राफ की जो स्लोप होगी dP/dV वो होगी -P/V। नेगेटिव स्लोप होगी क्योंकि जो प्रेशर है, एक चीज़ कम हो रही है एक बढ़ रही है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, इसलिए नेगेटिव स्लोप है यहाँ पे।
तो ये हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, मतलब जो कंप्लीट हमने हीट दी वो वर्क डन में जा रही है। कंप्लीट हीट जो भी हमने दी सिस्टम को वो कंप्लीट उसके वर्क डन में जा रही है। कोई भी उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड है। ये हमने कल डिस्कस किया था, इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसी वजह से टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसलिए इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो जीरो है। यदि हम इसका एक और ग्राफ प्लॉट करें, यदि हम वीटी कर्व प्लॉट करें और हम पीटी कर्व प्लॉट करें, ठीक है, और कौन सा और भी कोई, पीवी हमने प्लॉट कर दिया, वीटी प्लॉट करना है, पीटी प्लॉट करना है, ठीक है। अब ये कर्व कैसे आएगा, वीटी कर्व कैसा आएगा हमारे पास, वीटी, ठीक है। वीटी कर्व में क्या आएगा, देखो टी कॉन्सेंट है, टी कॉन्सेंट मतलब एक ऐसी लाइन आएगी, ये हमारा टेम्परेचर है। लेकिन वॉल्यूम देखो इस प्रोसेस में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एरो नीचे आनी चाहिए, ऊपर आनी चाहिए, एरो ये आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, वो तुम देखो। इस प्रोसेस की हम बात करें, इस प्रोसेस में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब एरो ऊपर आई, V1 V2, ठीक है। और पीटी कर्व की हम बात करें, आएगी लाइन ही ऐसी सेम, ठीक है, लेकिन एरो इसमें नीचे आएगी। क्यों नीचे आएगी, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। P1 से P2 जब जा रहे हैं, P1 हाई प्रेशर है, P2 लो प्रेशर, और टेम्परेचर फिक्स है, ठीक। तो ये हमारे पास पीटी कर्व होगा। यदि V और 1/T का कर्व प्लॉट करें हम, सॉरी V और 1/T का नहीं, P और 1/V का, P और 1/V का कर्व प्लॉट करें, देखो P के साथ 1/V, 1/V को S कंसिडर कर लो, P प्रोपोर्शनल टू 1/V है, 1/V को यदि हम S कंसिडर कर लें तो P प्रोपोर्शनल टू S, मतलब एक सिंपल लाइन बनेगी हमारे पास, इस टाइप की लाइन बनेगी। P1 V1 सॉरी P1 1/V1, P2 1/V2, ठीक है। एक्चुअल में वो ग्राफ ऐसे इस टाइप से आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ये एक सेकेंड, इसको ऐसे लिखो, ये मैंने उल्टा बना दिया यहाँ पे, तो देख लेना यार तुम जैसे भी हो। ये देखो, ये प्रेशर पहले हाई था, P1, ये P2 था, और यहाँ पे था 1/V1 और ये था 1/V2, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास ये सारे ग्राफ्स होंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में एक पॉइंट तुम्हें क्या याद रखना है, एक पॉइंट ये याद रखना है तुम्हें, फर्स्ट पॉइंट कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W होगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये याद रखना है PV इक्वल टू कॉन्सेंट, ठीक है। यहाँ से फिर इसकी स्लोप याद रखनी है, फोर्थ पॉइंट ये, फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे लिख लो, ये इक्वेशन P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होगा। ये भी एक पॉइंट है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ये 6 पॉइंट है VT कर्व, 7 पॉइंट है PT कर्व, 8 पॉइंट है P1/V कर्व, ठीक है। ये चीज़ें, ये 8 पॉइंट है जो तुम्हें याद रखने। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वर्क डन, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन का हमें जो सिंपल फॉर्मूला पता है वो है V1 to V2 PdV, ठीक है। ये हमारे पास वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला है। अब P यहाँ पे कॉन्सेंट नहीं है, इट इज़ नॉट एन आइसोबैरिक प्रोसेस, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। P हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पे। चल में वर्क डन इसके नीचे का एरिया होगा, लेकिन एरिया तो हमें एग्जैक्ट कर भी नहीं पता, तो एरिया कैसे बताएं हम, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, देखो वर्क डन होगा हमारे पास, P की वैल्यू रखो यहाँ पे, P की वैल्यू PV इक्वल टू nRT है, P क्या आ जाएगा nRT/V, nRT/V dV। nRT को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, dV/V, dV/V का आ जाएगा log V, nRT ln V। इंटीग्रेट इसकी लिमिट लगाओगे आ जाएगा nRT log V2/V1, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्क डन होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में। इसको प्रेशर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, P1 P2 की फॉर्म में। हमें पता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2 फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो V1/V2 या V2/V1 को हम क्या लिख सकते हैं, P1/P2,
तो ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो वर्क डन आएगा nRT log P1/P2। अब ये डिपेंड कर रहा है वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो डिपेंड कर रहा है यदि V2 की वैल्यू V1 से ज़्यादा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, यदि V2 की वैल्यू V1 से कम है तो वर्क डन नेगेटिव होगा, कंप्रेस होगी गैस। ठीक है, तो ये हमारे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, T कांस्टेंट होगा, जो कंप्लीट हीट है वो वर्क में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होगी वो वर्क के इक्वल होगी, कितनी हीट हमने सिस्टम को दी वो वर्क के इक्वल होगी। ठीक है, चेंज इन इंटरनल जीरो, ये सारे ग्राफ प्लॉट कर दिए। PDF तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अबाउट सेक्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। अब देखो, अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो कौन सा है, आइसो, कौन सा लिखा था हमने, आइसोबैरिक प्रोसेस। देखो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस में जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर को हमें कांस्टेंट रखना है। ठीक है, ये हमारे पास थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, सेम आइडियल गैस फिल की हुई है हमने। डेल्टा क्यू इसको हीट दे रहे हैं हम। ठीक है, डेल्टा क्यू हीट की वजह से इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे, प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, लेकिन हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, इसका इनिशियल प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। जो फाइनल पिस्टन ऊपर उठेगा वर्क होगा यहाँ पे। ठीक है, तो फाइनल प्रेशर P1 ही रहना चाहिए, वॉल्यूम V2 हो जाएगा, टेम्परेचर T2 हो जाएगा। प्रेशर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। प्रेशर में चेंज नहीं होगा इसका मतलब वर्क भी हो रहा है यहाँ पे, और जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी में भी जा रही है और वर्क भी हो रहा है, लेकिन जो वर्क हो रहा है उसमें प्रेशर कांस्टेंट है, सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो रहा है। प्रेशर को कांस्टेंट कैसे रखें, प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए तुम्हें वॉल्यूम को लगातार बढ़ाते रहना पड़ेगा। ठीक है, तभी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर देखो, वॉल्यूम यदि तुम्हारा नहीं चेंज होगा तो प्रेशर बढ़ता रहेगा अंदर, तुम्हें वॉल्यूम भी उस प्रोपोर्शन में बढ़ाना है जिस प्रोपोर्शन में तुम्हारा प्रेशर अंदर बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम प्रेशर को कांस्टेंट कर सकते हैं। एक्चुअल में हम कांस्टेंट नहीं कर सकते, रियल में देखा जाए तो प्रेशर को हम कांस्टेंट मतलब एग्जैक्ट नहीं कर सकते। यदि वो क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस हो, क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस हो, उस केस में हम प्रेशर को कांस्टेंट कर सकते हैं, और वो हम पढ़ेंगे हीट इंजन में, और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ेंगे तब भी हम इसको डिस्कस करेंगे। क्वाजीस्टैटिक, व्हाट इज क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस। तो यहाँ पे मेन मुद्दा हमारा है प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है तो आइडियल गैस इक्वेशन से हमें पता है PV = nRT, प्रेशर कांस्टेंट है मतलब V/T = nR/P। तो ये जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो मतलब V/T एक कांस्टेंट है, V/T कांस्टेंट है। इसको हम ये लिख सकते हैं V1/T1 = V2/T2। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा। अब प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, अब यदि हम इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख दिया हमने, अब इसका यदि हम ग्राफ प्लॉट करें, PV कर्व प्लॉट करें, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, मान लो ये प्रेशर P1 है, और वॉल्यूम मान लो इंक्रीज हो रहा है, A पॉइंट से B पॉइंट तक हम जा रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है V1 से V2। अब देखो, वॉल्यूम को हम डिक्रीज करके भी प्रेशर को कांस्टेंट रख सकते हैं, लेकिन उतने अमाउंट में हमें हीट बाहर निकालनी पड़ेगी सिस्टम से। ठीक है, यहाँ हम हीट दे रहे हैं, वहाँ जब कंप्रेस करेंगे तो हमें हीट है वो बाहर निकालनी पड़ेगी, ताकि वो अंदर का जो प्रेशर है वो मेंटेन रहे। हीट बाहर निकालेंगे, इसकी इंटरनल एनर्जी में साथ साथ में हमें कमी करनी पड़ेगी, उनका मोशन कम होगा, पार्टिकल का जो मूव कर रहे हैं मोशन कम होगा तो प्रेशर मेंटेन रहेगा। ठीक है, यहाँ हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, हम हीट दे रहे हैं बाहर से, तो ये इसका PV कर्व होगा। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन लिख दी हमने, तो इसका VT कर्व क्या होगा, VT कर्व। VT कर्व में देखो क्या हो रहा है, V प्रोपोर्शनल टू T है, V प्रोपोर्शनल टू T है, तो ये हमारे पास एक ऐसी लाइन आएगी। ठीक, V प्रोपोर्शनल टू T है तो ये ऐसी लाइन आएगी, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हमारे पास टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है टेम्परेचर भी इसका बढ़ेगा। यदि हम PT कर्व ड्रॉ करें यहाँ पे,
पीटी कर्व कैसा आएगा हमारे पास, प्रेशर तो कांस्टेंट है तो प्रेशर के अलोंग एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है, ये प्रेशर P1 है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। यदि कंप्रेस हो रहा होता फिर अलग बात होती, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा होता क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू T है, यहाँ से देख सकते हो तुम इस इक्वेशन से V प्रोपोर्शनल टू T है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा। ये सिर्फ आइसोबैरिक प्रोसेस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है हर प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा। आइडियल गैस की बात कर रहे हैं और आइसोबैरिक प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ्स हो गए। वर्क डन की हम बात करें, वर्क डन W ये होगा P dV V1 से V2, P तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा P V2 माइनस V1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम आइडियल गैस से, आइडियल गैस इक्वेशन से हमें पता है P V2 nRT1 ये लिख सकते हैं, P V1 nRT2 ये लिख सकते हैं हम इसको, या हम लिख सकते हैं V2 बाई, यहाँ पे V1 ये उल्टा लिख दिया यार मैंने, ये V1 आएगा ये T1, ये V2 आएगा ये T2, ठीक है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2, क्योंकि ये जो P और nR है ये तो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। तो यहाँ से हम V1 को देखें तो V1 क्या आएगा हमारे पास, V1 आएगा हमारे पास nRT1 बाई P, और V2 आएगा हमारे पास nRT2 बाई P। इसकी वैल्यू वर्क में रखेंगे दोनों वैल्यू, तो वर्क क्या आएगा P nRT1 बाई P nRT2 बाई P, P से P कैंसिल हो जाएगा तो nR बाहर आ जाएगा, T1 माइनस T2। अब ये डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है, वर्क नेगेटिव है या पॉजिटिव, वो डिपेंड करेगा फाइनल टेम्परेचर क्या हो रहा है। यहाँ पे यार T2 आएगा, ये यदि T2 की वैल्यू T1 से ज़्यादा है तो वर्क पॉजिटिव होगा, और T2 की वैल्यू T1 से कम है तो वर्क नेगेटिव होगा, ठीक है। सो दिस इज आइसोबैरिक प्रोसेस। और आइसोबैरिक प्रोसेस में कौन कौन से पॉइंट तुम्हें ध्यान में रखने हैं, प्रेशर कांस्टेंट होगा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट V बाई T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ ग्राफ, एक ये 6 पॉइंट, ये 7 पॉइंट, ये 8 पॉइंट, एक सेकेंड 8 पॉइंट हो गया, ये 9th पॉइंट, ठीक है। ये तुम्हें आइसोबैरिक प्रोसेस में ये पॉइंट्स है तुम्हें याद रखनी चाहिए, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अब डिस्कस करते हैं हम आइसोकोरिक प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारा जो वॉल्यूम है वो हम कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। वॉल्यूम को कांस्टेंट कैसे, ये इजी काम है वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए जस्ट हमें पिस्टन को फिक्स करना पड़ेगा। सबसे इजी काम यही है आइसोकोरिक प्रोसेस करवाना, ठीक है। पिस्टन को हमें फिक्स करना, और फिक्स तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को, ठीक है। पिस्टन है उसको एकदम जैसे प्रेशर कुकर होता है तुम्हारा, वही सेम कहानी है यहाँ पे। प्रेशर कुकर में वॉल्यूम को हम फिक्स कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तब अंदर प्रेशर बढ़ता रहता है, लेकिन वो वहाँ पे एक सीटी भी लगाई होती है ताकि हवा निकल जाए। वो ना हो तो अंदर प्रेशर बढ़ता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा वो फट जाएगा। डिपेंड करता है अंदर कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसकी जो वॉल्स है उनका जो इलास्टिसिटी है वो कितनी है। जो प्रेशर कुकर की वॉल है, ठीक है, उनकी इलास्टिसिटी उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसको हीट देंगे तो यहाँ पे जो हीट है किस किस में जाएगी, du प्लस पी डी में। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब कोई भी मैकेनिकल वर्क नहीं होगा, थर्मोडायनेमिकल वर्क की वैल्यू 0 होगी। मतलब जो कंप्लीट हीट ट्रांसफ़र है वो किस में जाएगी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी में कंप्लीट हीट है वो कन्वर्ट हो जाएगी। PV इक्वल टू nRT, ठीक है। PV इक्वल टू nRT है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो P बाई T इक्वल टू nR बाई V।
nr/v एक कॉन्सेंट है, तो p/t इक्वल टू कॉन्सेंट। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं p1/t1 इक्वल टू p2/t2। मतलब हम ये भी कह सकते हैं प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ये सिर्फ आइसोकोरिक प्रोसेस में हम बात कर रहे हैं, सभी प्रोसेस की हम बात नहीं कर रहे। ठीक है, हो सकता है कहीं जगह प्रेशर बढ़े तो टेम्परेचर कम हो जाए, टेम्परेचर बढ़े तो प्रेशर कम हो जाए। जूल थॉमसन एक्सपेंशन, ये चीज़ें हम देखेंगे वहाँ पे। गैस के दो बिहेवियर होते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से पहले गैस का टेम्परेचर प्रेशर के साथ इंक्रीज होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद गैस का प्रेशर टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है। ठीक है, वो जूल थॉमसन एक्सपेंशन में अपने डिस्कस करेंगे। हमेशा यही नहीं होगा भी प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब जूल थॉमसन एक्सपेंशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे तुम्हें समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों नहीं है। गैस का बिहेवियर होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, जिसे इन्वर्जन टेम्परेचर कह देते हैं हम, इन्वर्जन टेम्परेचर कह देते हैं। एक इन्वर्जन टेम्परेचर, हर एक गैस का एक इन्वर्जन टेम्परेचर होगा। उस इन्वर्जन टेम्परेचर के इधर गैस का बिहेवियर कुछ और है, उस इन्वर्जन टेम्परेचर के इधर गैस का बिहेवियर कुछ और है। इस चीज़ को थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन नहीं करती, लेकिन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करती है। थर्मोडायनेमिक्स इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं, वो डायरेक्ट रिजल्ट्स बता देती है, हाँ भाई ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा प्रूफ कर सकते हैं हम थर्मोडायनेमिकली, लेकिन एक्सप्लेन नहीं करती अच्छे से। इस चीज़ को स्टैटिस्टिकल अच्छे से एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास P1/T1 इक्वल टू P2/T2। ग्राफ प्लॉट करें हम, PV कर्व प्लॉट करें। वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर मान लो बढ़ रहा है, P1 प्रेशर है पहले, फिर P2 प्रेशर है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, P1 से P2, वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। दिस इज द PV कर्व। PT कर्व प्लॉट करें, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और P प्रोपोर्शनल टू T है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसको पीछे बढ़ाओगे तो वो ओरिजिन से पास होगी। T1 T2 P1 P2, ये इस टाइप का ग्राफ आएगा। VT कर्व प्लॉट करें तो हम, वॉल्यूम कांस्टेंट है और ग्राफ इधर आएगा। T1 टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, यदि टेम्परेचर कम हो रहा होता तो ये एरो लग जाता, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो T1 से T2, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास तीनों ग्राफ्स होंगे। आइडियल इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन होगी हमारे पास। जो स्लोप है तुम देख सकते हो PV कर्व में, जो स्लोप है dP/dV, स्लोप की वैल्यू हमारी इन्फिनिटिव होगी, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, स्लोप इन्फिनिटिव है, मतलब वर्क डन हमारा 0 है। यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं हो रहा। जो भी कंप्लीट हीट है डेल्टा Q, वो इंटरनल एनर्जी में जा रही है, मतलब टेम्परेचर में और प्रेशर में वो कन्वर्ट हो रही है। लेकिन यहाँ पे कोई भी वर्क, यहाँ पे मैकेनिकल वर्क कोई भी नहीं हो रहा। दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आई थिंक सारे पॉइंट कवर हो गए आइसोकोरिक प्रोसेस के, कोई पॉइंट नहीं रहा है हमारे पास, इसमें वर्क डन होता ही नहीं है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। अब डिस्कस करते हैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफ़र है वो 0 होगी। किसी भी सिस्टम को हम हीट नहीं देंगे। ये हमारे पास थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, हमने गैस फिल की है इसमें, इसके ऊपर पिस्टन लगा रखा है, और इस सिस्टम को हम बाहर से कोई भी हीट नहीं दे रहे। ठीक है, बाहर से हीट नहीं दे रहे, लेकिन पिस्टन को हम ऊपर नीचे मूव करवा सकते हैं, इसको कंप्रेस कर सकते हैं, या इसको बाहर निकाल सकते हैं। पिस्टन को ऊपर नीचे हम मैकेनिकल वर्क अपने आप से करवा सकते हैं। यहाँ पे गैस वर्क नहीं करेगी, हम मान लो ऊपर नीचे इसको वर्क करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि मान लो गैस है वो, मान लो पिस्टन ऊपर जा रहा है, ठीक है, हम कोई भी हीट नहीं दे रहे बाहर से, फिर भी पिस्टन है वो ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है इसका मतलब क्या है, डेल्टा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U, डेल्टा लिख रहा हूँ मैं, एक्चुअल में ये D है, du प्लस डेल्टा W। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा Q 0 है, इसका मतलब du इक्वल टू माइनस डेल्टा W। इसका मतलब क्या है, डेल्टा W यदि वर्क पॉजिटिव है, वर्क पॉजिटिव का मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज, V2 की वैल्यू V1 से ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, गैस काम कर रही है, इसका मतलब du नेगेटिव होगा। du नेगेटिव होगा मतलब गैस की जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है गैस की, वो डिक्रीज होगी। नेगेटिव का मतलब ये है ना, डिक्रीज होगी। du नेगेटिव का मतलब है U2 माइनस U1
इज़ लेस देन जीरो, इसका मतलब है U2 इज़ लेस देन U1, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, पहले उसकी एनर्जी कुछ, मतलब गैस है अपनी एनर्जी को यूज़ करके वर्क कर रही। ठीक है, तो एक्चुअल में उसकी एनर्जी वो एग्जॉस्ट होगी, उसकी एनर्जी कम होगी। हम क्या कर रहे हैं, हम मान लो अब हम हीट नहीं ले रहे, हम एक थर्मोडाइनमिकल सिस्टम है, हम खाना नहीं खा रहे, हम हीट नहीं ले रहे और हम वर्क किए चले जा रहे हैं, काम किए चले जा रहे हैं, तो हमारी जो अंदर की इंटरनल एनर्जी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू होगी। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा हमारी इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी, उस केस में हम कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो इस तरीके से तुम इसको समझ सकते हो, ये एक आइडियल केस है। हमारा जो इंटरनल एनर्जी है वो कुछ अलग टाइप की इंटरनल एनर्जी होती है, ये इंटरनल एनर्जी कुछ अलग टाइप की इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, लेकिन इस तरीके से तुम इसको समझ सकते हो। यदि वर्क हमारे पास नेगेटिव है, मतलब इसको कंप्रेस किया जा रहा है, इसको कंप्रेस किया जा रहा है, इसका वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम से, तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ग्रेटर देन जीरो होगा, इसका मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, बाहर से इसको एनर्जी दी जा रही है। अब गैस पे वर्क किया जा रहा है, पहले गैस वर्क कर रही थी, जब गैस वर्क कर रही थी वर्क पॉजिटिव था, जब गैस पे वर्क किया गया जब वर्क नेगेटिव है। ठीक है, उसको कंप्रेस किया जा रहा है, तो वो जो वर्क है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी गैस की इंटरनल एनर्जी में, और उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो ये है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन होगी हमारे पास, आइडियल गैस इक्वेशन होगी, वो होगी हमारे पास PV⁻γ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन होगी वो ये होगी, और यहाँ पे जो गामा है, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों का रेशियो होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी क्या है, पहले हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी की। देखो, इस चीज़ को, इस इक्वेशन को प्रूव करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन तुम डायरेक्ट याद रखो तो ही सही है। हमें प्रूफ से मतलब नहीं है ये इक्वेशन कैसे आई, लेकिन कर सकते हैं इसको प्रूफ। यदि तुम्हें प्रूफ चाहिए इसका तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। यदि तुम्हें सही में चाहिए तो गूगल सर्च कर लेना, तुम्हें प्रूफ मिल जाएगा, या तुम्हें नहीं मिल रहा तो मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, गामा है CP/Cv। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है क्यों और इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ी, उस चीज़ को हम समझते हैं। पहले हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी क्या है, तो कोई भी हमारे पास सिस्टम है, गैसीय सिस्टम है। ठीक है, मान लो ये गैसीय सिस्टम, इसको हमने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, ये पानी है, मान लो पानी है, वाटर है। ठीक है, इसको हमने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, इसका जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसका टेम्परेचर हमें 26 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, इस पानी का टेम्परेचर हमें 26 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, तो हमने इसको कितनी हीट प्रोवाइड की, वो जो हीट, अमाउंट ऑफ हीट दैट वी प्रोवाइड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन, तो वो जो अमाउंट ऑफ हीट होगी उसे हम कहेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर गैस। मान लो ये ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस का गैस नहीं, हम पानी ले रहे हैं, चलो पानी मान लो, वैसे गैस होगी, पानी की भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, गैस की भी होती है, सॉलिड की भी होती है, हर तीनों स्टेट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। हम यहाँ पे पानी से ज़्यादा समझ में आएगा हमें, पानी है, H2 है। ठीक है, H2O का जो पहले टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, हमें इसका टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, तो इसको हमने एक अमाउंट ऑफ हीट दी। वो जो अमाउंट ऑफ हीट, ये मान लो 10 किलो पानी है, 10 kg पानी है, और अमाउंट ऑफ हीट दी हमने इसको, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट दी, तो इसका टेम्परेचर 25 से 26 हो गया। तो जो अमाउंट ऑफ हीट होगी वो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। ठीक है, इसको हम लिख देंगे S से लिख देते हैं, हम हीट कैपेसिटी को डायरेक्ट S से लिख देते हैं। हम स्पेसिफिक की बात करेंगे अभी, सिर्फ अभी हीट कैपेसिटी की बात करें, dQ/dt। dt तो 1 है, टेम्परेचर कितना बढ़ाया, 1 डिग्री। ठीक है, या 1 केल्विन, तो ये होगा डेल्टा क्यू। यदि टेम्परेचर में हम परिवर्तन, टेम्परेचर में हम चेंज 1 डिग्री या 1 केल्विन कर रहे हैं, तो जो अमाउंट ऑफ हीट होगी डेल्टा क्यू, वही हमारी हीट कैपेसिटी होगी। ठीक है, अमाउंट ऑफ जो हीट हमने दी वो हमारी हीट कैपेसिटी होगी। अब इसका टेम्परेचर है, देखो ये हीट कैपेसिटी है, ये टेम्परेचर के साथ भी वेरी करती है। दिस हीट कैपेसिटी ऑल्सो वेरी विथ टेम्परेचर। ठीक है, ये जो हीट कैपेसिटी है ये टेम्परेचर का फंक्शन है। ये क्वेश्चन है एक तुम्हारे लिए, इस क्वेश्चन का आंसर तुम लेके आना। क्वेश्चन है यहाँ पे, मान लो एक वाटर है, 2 बर्तन में हमने लिया है, इधर भी 10 किलो वाटर है, इधर भी 10 किलो वाटर है। एक वाटर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है हमने, और एक वाटर हमने 100 या 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले लो।
ठीक है, 2 वाटर है, अलग अलग टैंक में हमने अलग अलग बर्तन में रखे हैं, एक 50 डिग्री पे, एक 90 डिग्री पे। इस वाटर का टेम्परेचर हमें 50 से 51 करना है, इस वाटर का टेम्परेचर हमें 90 से 91 करना है, दोनों में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है। इसको हमने दी डेल्टा Q1 हीट, इसको हमने दी डेल्टा Q2 हीट। क्या दोनों हीट इक्वल होगी या दोनों हीट अलग होगी? ये क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये MCQ है। इसमें मैं तुम्हें ऑप्शन दे देता हूँ। क्या डेल्टा Q1 इक्वल टू डेल्टा Q2 होगा? क्या डेल्टा Q1 इज ग्रेटर देन डेल्टा Q2 होगा? क्या डेल्टा Q1 लेस देन डेल्टा Q2 होगा? या हम बता नहीं सकते? हम बता नहीं सकते। ये 4 ऑप्शन हैं। जस्ट रैंडम मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया था, मैंने तुमसे पूछ लिया, अब तुम इस क्वेश्चन का आंसर ला के दोगे, ठीक है। और ये मैं इसको थोड़ा सा रेस्ट पे रख रहा हूँ, इस चीज़ को मैं अभी नहीं क्लियर कर रहा, ये इससे रिलेटेड ही है। अब जैसे भी तुम सोचो, कहीं से भी सर्च करो, सर्च मत करना, सोचने की पहले कोशिश करना, बाद में सर्च करना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करना, फिर तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, उससे हम कहेंगे हीट कैपेसिटी। लिखूँ क्या डेफिनेशन? द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of gas by gas, और सिस्टम लिख लो, गैस लिक्विड कुछ भी हो सकता है, बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन is known as हीट कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम, ये लिख लेना। अब मतलब देखो, अलग अलग मटेरियल के लिए एक में तुम पानी रखो, मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक बर्तन में तुम पानी रखो 10 किलो, और एक बर्तन में तुम पानी की जगह मान लो ग्लिसरीन रखो या कोई भी शहद रखो, हनी रखो। इसका टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों का टेम्परेचर हमें 26 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, तो दोनों में अलग अलग हमें हीट चाहिए होगी, ठीक है। दोनों मटेरियल के लिए हमें अलग अलग हीट चाहिए, मतलब दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होगी, ठीक है। सॉरी, दोनों की स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा, स्पेसिफिक अभी डिस्कस करेंगे। दोनों की हीट कैपेसिटी अलग अलग होगी। यदि मान लो हमने 5 किलो पानी लिया है और हमने 10 किलो पानी लिया है, और इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर हमें करना है 26 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका भी हमें करना है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अमाउंट ऑफ हीट कितनी चाहिए? इसमें मान लो हमें डेल्टा Q1 चाहिए हीट, और वो है मान लो 2 जूल हमें हीट चाहिए। इसका टेम्परेचर एज ए एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 जूल हमें हीट चाहिए या 2 कैलोरी हमें हीट चाहिए। इसमें कितनी हीट चाहिए? इसमें हमें चाहिए 4 जूल। मतलब अमाउंट पे भी वो डिपेंड करती है, ठीक, कितने अमाउंट में हम उस मटेरियल को ले रहे हैं। मतलब हीट कैपेसिटी है वो, चाहे हम पर्टिकुलर अलग अलग मटेरियल की बात करें तो हीट कैपेसिटी अलग होगी। यदि हम सेम मटेरियल की बात करें और उसका अलग अलग अमाउंट हो तो भी हीट कैपेसिटी है वो अलग अलग होगी। इसलिए हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जरूरत पड़ी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी मटेरियल बाय 1 डिग्री, जो पर यूनिट मास, ठीक है, मतलब हम पर यूनिट की बात करें, कोई भी मटेरियल मान लो 10 kg है तो 1 kg का टेम्परेचर हमें राइज करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमें क्या करना है? जस्ट उसके मास से डिवाइड करना है। इसे सी से लिखते हैं हम, डेल्टा Q बाई डेल्टा T तो फॉर्मूला था ही, और इसको हम मास से और डिवाइड कर देंगे तो ये स्पेसिफिक हो जाएगी। मास से क्यों डिवाइड किया? देखो अभी इसी एग्जांपल को समझ लेते हैं। यहाँ पे 2 जूल लगी हमें हीट, यहाँ पे 4 जूल लगी, ठीक है। अब ये 5 kg है, ठीक है। अब एक्चुअल में इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखें तो कितनी होगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखें तो कितनी होगी? यहाँ पे डेल्टा Q है 2, टेम्परेचर हमने बढ़ाया 1 डिग्री और इसका मास है 5, तो मतलब 2/5 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी 2/5। और इसकी देखें तो 4/10 × 1, ये भी 2/5। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब
इसलिए स्पेसिफिक, समझ आ रहा है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों जरूरत पड़ी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सेम मटेरियल के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगी। लेकिन जब हम सिर्फ हीट कैपेसिटी की बात करें तो सेम मटेरियल के लिए अलग अलग क्वांटिटी के लिए हीट कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम रहेगी, मटेरियल सेम है तो। हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यदि मटेरियल ही अलग है तो फिर तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन 5 kg पानी के लिए और 10 kg पानी के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम रहेगी, इसलिए हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पे नहीं समझ में आई तो एक बार और बता देता हूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जरूरत क्यों पड़ी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल, वो उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, वेदर इट इज़ 10 kg और 20 kg और 100 kg। ठीक है, वो किसी भी अमाउंट में हो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम रहेगी, क्योंकि वो पर यूनिट मास की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पर यूनिट हमने पहले से उसको मास में कंसिडर कर लिया। ठीक है, ऐसे ही हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब पर यूनिट उसमें मोल की बात कर लेंगे हम, मोलर मास। यहाँ पे ये होगा मोलर मास। बात समझ में आई। इसकी जो यूनिट होगी वो होगी हमारे पास जूल पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। सिर्फ हीट कैपेसिटी की बात करें जूल पर केल्विन, और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें जूल पर केल्विन पर मोल, और सिर्फ ओनली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें या ग्राम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो केल्विन, जूल पर केल्विन पर ग्राम या पर केजी, जो भी तुम्हें लेना है, पर मतलब जो एसआई यूनिट, एमकेएस यूनिट वो देख लेना तुम, जूल पर केल्विन पर ग्राम। ठीक है, ये मोलर में नीचे मोल आ जाएगा। तो बात समझ में आई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की क्यों जरूरत पड़ी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक कॉन्स्टेंट प्रेशर, एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब इनका क्या मतलब है। मान लो वही हमारे पास सेम बर्तन है जिसमें हमने पानी लिया है। अब क्या करना है हमें, ये पिस्टन लगा रखा है, मान लो इस पर हमने पिस्टन है, इस पानी का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसको हमें 26 करना है। लेकिन हमें क्या करना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए करना है। हम कह रहे हैं भाई प्रेशर भी कांस्टेंट रहना चाहिए। प्रेशर कांस्टेंट कब रह सकता है, जब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तभी प्रेशर कांस्टेंट रह सकता है, अदरवाइज हीट देंगे तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हमें उसका जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री से 26 डिग्री इंक्रीज करना है, तो हो गया हमारे पास Cp। ठीक है, 1/m dQ/dt। बात समझ में आई। एट कांस्टेंट प्रेशर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए हमें कितनी हीट रिक्वायर्ड है। अब देखो, जब कांस्टेंट प्रेशर पे हम काम करेंगे, जो हम हीट देंगे उसकी इंटरनल एनर्जी में भी जाएगा और उसके वर्क में भी जाएगा। जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे उसको हीट दे रहे हैं तो हमने भी आइसोबैरिक प्रोसेस पढ़ा। आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क भी होता है और इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती है, टेम्परेचर भी चेंज होगा और उसमें वर्क भी होगा, पिस्टन ऊपर भी जाएगा और पिस्टन को ऊपर ले जाना जरूरी है, अदरवाइज प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा। और सेम काम कर रहे हैं हमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब प्रेशर कुकर ले लो, वॉल्यूम कांस्टेंट है, 25 डिग्री से 26 डिग्री हमें टेम्परेचर बढ़ाना है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये काम करना है हमें। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हम काम करेंगे तो यहाँ पे जो डेल्टा क्यू है वो सिर्फ डेल्टा यू में जाएगा, क्योंकि वर्क डन तो जीरो होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन तो जीरो होगा। वर्क डन जीरो, इसका मतलब जो हम हीट देंगे वो हीट सिर्फ किस में जाएगी, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से। इंटरनल एनर्जी किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर से। मतलब तेजी से टेम्परेचर कहाँ तेजी से बढ़ेगा, यहाँ जो हम हीट दे रहे हैं वो हीट किस में जा रही है, वो हीट इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क में जा रही है। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हम हीट दे रहे हैं वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी में जा रही है। तो किस में ज़्यादा तेजी से टेम्परेचर बढ़ेगा, इसमें ज़्यादा तेजी से टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब हमें कम हीट की ज़रूरत होगी यहाँ पे 25 से 26 करने में, यहाँ हमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी 25 से 26 करने में, क्योंकि कुछ हीट का पार्ट है वो वर्क में जा रहा है। तो इंटरनल एनर्जी में कुछ जा रहा है, कुछ हीट में, कुछ वर्क में जा रहा है। तो 25 से 26 करने में हमें यहाँ पे ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी, यहाँ कम हीट की ज़रूरत होगी। इसीलिए ये डिफरेंस होता है, Cp की वैल्यू Cv से ज़्यादा होती है। और ये डिफरेंस कितना होता है, 1 मोल के लिए Cp माइनस Cv इक्वल टू R, और 1 मोल के लिए ये हमारे पास होते हैं रिलेशन, जिसे मेयर रिलेशन भी कह देते हैं हम। इसको मैंने मैथमेटिकली कोई प्रूफ नहीं किया, डायरेक्ट तुम्हें थियोरेटिकली प्रूफ करके बता दिया। ये होता है हमारे पास 1 मोल गैस के लिए Cp माइनस Cv इक्वल टू R।
Cp की वैल्यू Cv से ज़्यादा होती है। अब इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम कहते हैं गामा, एडियाबैटिक कांस्टेंट। ठीक है, अब बात समझ में आई तुम्हें? ये जो इन दोनों का रेशियो होगा वो होगा हमारे पास गामा। अब इसको थोड़ा सा और काइनेटिक थ्योरी में भी अपने डिस्कस करेंगे, इसका एग्जैक्ट रिलेशन क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, Cp को और Cv को डिग्री ऑफ फ्रीडम में कैसे लिखते हैं, ये सब चीज़ें हम या तो मैं तुम्हें कल करवा दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें करवा दूंगा यार। तुम्हें फिर काइनेटिक थ्योरी में जब हम डिस्कस करेंगे तब इन चीज़ों को फिर दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, इनको मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा ताकि प्रॉब्लम्स करें तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो आई होप ये चीज़ें तुम्हें समझ में आई होगी, अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी अच्छी होगी। ये क्वेश्चन है जो तुम करके आना। तो हमने एडियाबैटिक इक्वेशन लिख दी। एडियाबैटिक प्रोसेस हमें पता है डेल्टा Q 0 और PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और जो गामा है वो एक एडियाबैटिक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू है Cp बाई इन दोनों का जो रेशियो, और गामा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी क्योंकि Cp की वैल्यू Cv से ज़्यादा है। ठीक, अब गामा की वैल्यू मोनोटोमिक गैस, डाइटोमिक, ट्राइटोमिक, इन सभी गैसेस के लिए अलग अलग हो सकती है क्योंकि Cp और Cv की वैल्यू मोनोटोमिक, डाइटोमिक और ट्राइटोमिक गैस के लिए अलग अलग होगी। वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ग्राफ प्लॉट करना है, PV कर्व प्लॉट करना है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। PV जो कर्व है वो आइसोथर्मल प्रोसेस की तरह ही आएगा हमारे पास, सेम P1 V1 P2 V2, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, एक आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, एक एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। दोनों का कर्व तुम्हें सेम ही दिख रहा है लेकिन डिफरेंस होगा स्लोप का। ठीक है, इसकी स्लोप हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस प्रोसेस की। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो यार P प्रोपोर्शनल टू 1/v की पावर गामा, इसलिए हमारे पास नीचे आ रहा कर्व। ठीक है, अब इसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप हम कैलकुलेट कर सकते हैं P v की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आ जाएगा dP v की पावर गामा हमने अलग रख लिया प्लस P हमने अलग रख लिया, गामा v की पावर गामा -1 dV इक्वल टू 0। यहाँ से जब dP बाई dV तुम कैलकुलेट करोगे ये आएगा माइनस गामा P बाई V। ठीक है, और हमने ये भी देखा था आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए dP बाई dV क्या था फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, वो था -P बाई V। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, एक रिलेशन बना सकते हैं दोनों की स्लोप में, dP बाई dV फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू गामा टाइम dP बाई dV फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और गामा की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस की जो स्लोप होगी वो ज़्यादा होगी। इसका मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस का जो कर्व है वो मोर स्टीपर होगा। एक ही मान लो एक गैस है, वो दो प्रोसेस से जा रही है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, इनमें से कौन सा जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक होगा। जो फर्स्ट प्रोसेस है वो आइसोथर्मल होगा, सेकंड प्रोसेस एडियाबैटिक होगा, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस की जो स्लोप है वो ज़्यादा है, इट इज़ मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि गामा मल्टीप्लाई में हो रहा है। ठीक है, स्लोप ज़्यादा है। जब ऊपर बढ़ेंगे तो उल्टा हो जाएगा। इस पॉइंट से मान लो ऊपर बढ़ रहे हैं, अपने ऊपर बढ़ रहे हैं, तो ये हमारे पास फर्स्ट एडियाबैटिक होगा, यहाँ पे ये एडियाबैटिक होगा और ये आइसोथर्मल होगा। जब नीचे आ रहे हैं तो ये आइसोथर्मल है और ये एडियाबैटिक है। ठीक है, ऊपर बढ़ रहे हैं तो अपोजिट हो जाएगा जस्ट। ठीक है, ये जस्ट मैथमेटिकल है। ग्राफ तुम्हें पता है ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, स्लोप को कैसे देखते हैं, पॉजिटिव है कौन सी ज़्यादा है स्लोप, कौन सा ज़्यादा स्टीपर है। ये देखो ये तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब ये इट इज़ मोर स्टीपर, तेज़ी से बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये देखो जब कम हो रहा है ये धीरे धीरे कम हो रहा है, ये तेज़ी से कम हो रहा है। कौन सा स्टीपर है, स्टीपर जो तेज़ी से हो रहा है वो स्टीपर होगा, चाहे ऊपर जा रहा है वो चाहे वो नीचे आ रहा है। तो जो तेज़ी से काम हो रहा है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। अब इसका हम रिलेशन बनाएं टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर वॉल्यूम में। हमें इक्वेशन दी है पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी और वी में तो हमारे पास रिलेशन है, लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन क्या है हमारे पास, पी वी इक्वल टू एन आर टी। यदि हमें रिलेशन बनाना है टेम्परेचर और वॉल्यूम में, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में, टेम्परेचर और वॉल्यूम में हमें रिलेशन बनाना है, तो प्रेशर को यहाँ से हटाना पड़ेगा, प्रेशर को टेम्परेचर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। प्रेशर क्या है, एन आर टी बाई वी। पी को हम यहाँ से ये पुट कर देंगे, एन आर टी बाई वी, वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
तो ये क्या आ जाएगा, टी वी की पावर गामा माइनस वन, एन आर को नीचे ले जाओ, कॉन्सेंट अपॉन एन आर भी कॉन्सेंट ही है, तो टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्सेंट। तो ये एक रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस रिलेशन को तुम्हें याद रखना है, इस रिलेशन को तुम्हें याद रखना है। एक और रिलेशन हम बना सकते हैं प्रेशर और टेम्परेचर में, प्रेशर और टेम्परेचर में एक रिलेशन बनाना है, प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन बनाना है, प्रेशर तो ऑलरेडी है, वॉल्यूम को हटाना पड़ेगा, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, एन आर टी बाई पी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी की पावर वन माइनस गामा, टी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, ये तीन रिलेशन तुम्हें याद रखने हैं, ये थर्ड, ये सेकंड, ये फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, ये सेकंड वाला तो याद कर ही लेना, थर्ड वाला इतना यूज नहीं होता, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। स्लोप का फॉर्मूला भी याद रखना। ठीक है, तो ये हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे वर्क डन। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिस्कस कर लेंगे और इसके जो भी हमने प्रोसेस पढ़े इनके काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और काफ़ी लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा। वर्क डन का जो सिंपल फॉर्मूला है V1 से V2 पी डी वी, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी की जगह पुट कर देंगे, प्रेशर भी चेंज हो रहा है यहाँ पे, पी की जगह आ जाएगा हमारे पास कॉन्स्टेंट को के मान लो, के अपॉन वी की पावर गामा डी वी, के बाहर ले लिया हमने, डी वी अपॉन वी की पावर गामा। ठीक है, इस इक्वेशन को हम ये लिख सकते हैं P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट K, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ से देखो क्या आएगा, K जब इसको सॉल्व करेंगे V1 से V2 V की पावर माइनस गामा DV लिख सकते हैं, इंटीग्रेट करेंगे V की पावर माइनस गामा प्लस वन माइनस गामा प्लस वन V1 टू V2, K अपॉन वन माइनस गामा V2 माइनस गामा प्लस वन माइनस V1 माइनस गामा प्लस वन। ठीक है, अब हमें पता है गामा की वैल्यू वन से ज़्यादा बड़ी है, तो इसको हम गामा माइनस वन करेंगे, एक साइन एक्स्ट्रा है हमारे पास माइनस का, इसको गामा माइनस वन करेंगे तो एक माइनस आएगा, माइनस को अंदर ले जाएंगे। ठीक है, बात समझ आई, के को अंदर ले जाओ, के V1 माइनस गामा प्लस वन सॉरी माइनस के V2 माइनस गामा प्लस वन। अब देखो के को हम क्या लिख सकते हैं, के को क्या हम P1 V1 की पावर गामा लिख सकते हैं और V1 माइनस गामा प्लस वन एज इट इज़ है ही। इस के को हम P2 V2 की पावर गामा लिख सकते हैं, है दोनों के सेम ही, और के को हम P1 V1 की पावर गामा लिख दो जिस हिसाब से सूटेबल हो हमारे पास में, V2 की पावर माइनस गामा प्लस वन। तो देखो गामा वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, यह V1 की पावर गामा, यहाँ V1 की पावर माइनस गामा, तो ये बचेगा P1 V1, ये बचेगा P2 V2। तो दिस इज द वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, P1 V1 माइनस P2 V2। टेम्परेचर की फॉर्म में लिखना है, P1 V1 को क्या लिख देंगे, nRT1, इसको लिख देंगे अपने nRT2, nR बाहर आ जाएगा, T1 माइनस T2। अब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है वर्क डन ग्रेटर देन जीरो होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन ग्रेटर देन जीरो होगा, T1 ग्रेटर देन T2 है, और T2 की वैल्यू यदि T1 से ज़्यादा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा।
ठीक है, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूले याद रखना तुम। क्वेश्चन करेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा तुम्हें। एडियाबैटिक प्रोसेस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस के अच्छे क्वेश्चन करेंगे, मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे, सभी प्रोसेस को मिला के कौन से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे इसके, और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। PDF है, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, फिजिक्स सर का नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना, उसमें तुम्हें ये PDF मिल जाएगी। ठीक है।